नील बोहर जिसका ताल्लुक डेनमार्क से था, वॉज अ डैनिश साइंटिस्ट। इन्होंने 1913 में अपना मॉडल पेश किए। नील बोहर के मॉडल में जो इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स थे वो हस्बे ज़ैल है। इसके पोस्टुलेट्स में, इसके अहम नुकात में पहले पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में या गोल रास्तों में हरकत करते हैं। ये गोल रास्ते फिक्स्ड होते हैं और इन गोल रास्तों को बोहर ने ऑर्बिट्स का नाम दिया, जिसको हम शेल या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 में नील बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बाहर किसी खास एनर्जी लेवल या किसी खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो ऑर्बिट क्वांटाइज्ड होती है, उसकी एनर्जी की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक खास वैल्यू होता है। थर्ड पॉइंट में बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक के किसी खास ऑर्बिट में होगा वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, उसकी एनर्जी के अंदर कोई कमी बेशी नहीं आएगी एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज इन स्पेसिफिक या इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। और फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स के अंदर मूव करती है उन ऑर्बिट की एनर्जी चूंकि क्वांटाइज्ड होती है और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होती है NH/2 पाई के। और यहाँ पे n जो है ये क्वांटम नंबर को शो करता है, क्वांटम नंबर इन द अदर सेंस नंबर ऑफ शेल को शो करता है, जिसके लिए पहले शेल अगर हमारे पास होगी n इज इक्वल टू 1k शेल होगा और n इस बराबर है 2l शेल होगी या l ऑर्बिट भी इसको कहा जाता है, n बराबर है 3। इसी तरह से m शेल होगा और n बराबर है 4 n शेल या n ऑर्बिट होगी। और इसी तरह से जो h है यहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इन 10⁻34 जॉल इनटू सेकंड है। mv/r m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r न्यूक्लियस से लेकर किसी भी ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस कहते हैं। फिर इसी तरह से बोहर ने यह भी कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो एनर्जी न गेन करता है न लूज करता है। इलेक्ट्रॉन उस वक्त एनर्जी गेन या लूज करता है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो इस दौरान उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो इसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। ये एनर्जी बराबर होती है इन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कह दें कि E2 इस ऑर्बिट की एनर्जी है और ये E1 निचले ऑर्बिट की एनर्जी है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप कर लेगी तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो डेल E के बराबर होगा और डेल E h इंटू म्यू के बराबर होगी। म्यू फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी दरअसल लाइट जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड जितनी टाइम्स वाइब्रेट करती है एक सेकंड के अंदर, ये यूनिट टाइम के अंदर, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है लाइट की, इमिटेड लाइट की। फिर इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो ये उस वक्त हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद ही इलेक्ट्रॉन की लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर ये जो ट्रांजिशन है ये मुमकिन हो सकती है और ये एनर्जी फिर उसी तरह से उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी। तो इस तरह से नील बोहर ने काफी बेहतर मॉडल इन्होंने पेश किए। मेरिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब हमने देखना है कि बोहर्स के जो मॉडल बोहर ने पेश किए थे उस मॉडल की सबसे अहम बातें क्या हो सकती। सबसे पहले ये कि बोहर ने जिस तरह से एटम का स्ट्रक्चर पेश किया था जिसमें एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ्स, जिस सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट का नाम दिया गया है, इसलिए ये सक्सेसफुल थी एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में बोहर का मॉडल। फिर हम ये कहते हैं कि
बोहर ने जो मॉडल है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स की बजाय मॉडर्न मैकेनिक्स की बुनियादों पे उसको उस्तवार किया। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर या कर्व पाथ्स में हरकत करते वक्त एक्सेलरेट करती है और इस एक्सेलरेशन के नतीजे में और उसकी मूवमेंट के नतीजे में एनर्जी रेडिएट होती है और ये एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस में गिरने का सबब बनता है। जबकि मॉडर्न मैकेनिक्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस केस में जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव करता है, ये मॉडर्न मैकेनिक्स की एक्सप्लेनेशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है किसी खास ऑर्बिट में एनर्जी रिलीज नहीं करता है। नील बोहर ने अपनी जो मॉडल है उसको माइक्रोस्कोपिक असूलों के ऊपर रखा। माइक्रोस्कोपिक असूलों में हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस में और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ चार्ज पार्टिकल जो कि बहुत टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इनके दरमियान पाया जाता है। ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के दरमियान नहीं पाया जाता है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अमूमन हम जिस तरह से प्लानिटरी मॉडल में ये देखा गया है कि सूरज के गिर्द बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और इनके दरमियान ये जो हेवनली बॉडीज होती है इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। तो बोहर ने जो है इस डिस्टिंक्शन को जहन में रखा कि जो एटम का सिस्टम होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वहां पे कौन सी फोर्स अप्लाई होगी और उस फोर्स को और उस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए बोहर ने दो इंपॉर्टेंट चीजें कैलकुलेट की। एक उन्होंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोअर एनर्जी स्टेट या जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर उन्होंने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया सक्सेसफुली जो कि 2.08 10⁻⁻18 जूल के बराबर है। और इसी तरह से उन्होंने जो फर्स्ट न्यूक्लियस से लेकर जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है रेडियस उसको भी उन्होंने सक्सेसफुली कैलकुलेट किया जो कि 5.29 × 10⁻11 मीटर के बराबर है। फिर इसी तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस को जो है सक्सेसफुली उन्होंने फाइंड आउट किया। हमने डिस्कस किया था कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को हीट अप कर ले, हाइड्रोजन गैस को हीट अप करने पर ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और ये हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। उस हाई एनर्जी स्टेट से जब वो वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं तो वो जो है एनर्जी लाइट की शक्ल में इमिट करते हैं। इस एनर्जी को जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो इस तरह से लाइन प्रोड्यूस होती है और इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइंस। इस स्पेक्ट्रल लाइंस को हम जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बाहर जिसको हम के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल से ताबीर करते हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइंस शेल्स को शो करता है। अब हम डिस्कस कर लेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, जहां बोहर एटॉमिक मॉडल ने बहुत सारी जो है एटम की स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्क्लोज किए। वहां पे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ नकाइस भी मॉडर्न स्टडीज ने हाईलाइट किए। नंबर फर्स्ट, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसलिए इसको हम मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहते हैं। उसका पहला डिफेक्ट ये था कि उसका मॉडल सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जस्टिफायर एक्सप्लेन कर सकता था, जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐसे एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक से ज्यादा होती है, उन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की किस्मत का फैसला कैसे हो सकता, उसके बारे में बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो कुछ बयान नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हाइड्रोजन 1 जो है और इसी तरह से हीलियम +1 इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम +2 जो कि टोटल प्रोटॉन की तादाद 3 इलेक्ट्रॉन 2 यहां से निकल चुके इसके अंदर भी। तो इन सिस्टम को बोहर का मॉडल इनके स्पेक्ट्रल लाइंस को इजीली एक्सप्लेन कर सकता था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करता है, जंप करता है, तो उसके स्पेक्ट्रल लाइंस
इजीली जो है वो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिट्स में जा सकते हैं, और उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो कैसे होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन बोहर एटॉमिक्स मॉडल में मौजूद नहीं था। दूसरी जो नुक्स बोहर ने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूवमेंट इसको बताया गया, जबकि मॉडर्न रिसर्चर्स ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये तमाम डायमेंशंस में मूव करता है और इसके जो पाथ होती है वो इलिप्टिकल होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा एटम के हवाले से। ये स्ट्रक्चर जो है ये इलेक्ट्रिकल मूवमेंट या जो थ्री डायमेंशनल जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की उसको शो करता है। वेरी थर्ड जो नुक्स था, हमने देखा था कि जब हाइड्रोजन गैस को हीटअप किया गया, हाइड्रोजन गैस हीटअप करने पर उसके जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स थे उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चले गए। जब वो वहां से वापस नीचे आए तो उस दौरान इमिटेड लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया, जिससे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिले। जब स्पेक्ट्रल लाइंस को मजीद मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा किया तो ये देखा गया कि वो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के असर के नतीजे में मजीद छोटे छोटे लाइंस में तकसीम हो, जिसको फाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है। फिर बिल्कुल यही इफेक्ट स्टार्क जो साइंटिस्ट और जीमेन स्टार्क दोनों ने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो कि जीमेन ने देखा था, स्टार्क ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब स्पेक्ट्रल लाइन को पास किया जाता तो ये फर्दर जो है छोटे लाइंस में तकसीम होते हैं। ये छोटे लाइंस जिनको फाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है ये शो करता है कि जैसे स्पेक्ट्रल लाइन जो है ये शेल या ऑर्बिट को शो करता है, और जो स्पेक्ट्रल लाइंस का फर्दर स्प्लिट होना फाइन स्ट्रक्चर में अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शो करता है कि सिर्फ एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है वहां पे सिर्फ ऑर्बिट नहीं होता है, उस ऑर्बिट के अंदर मजीद भी जो है वो सब एनर्जी लेवल्स होती हैं जिनको बाद में ऑर्बिटल्स या फिर सब एनर्जी लेवल्स का नाम दिया गया। तो ये फाइन स्ट्रक्चर सब एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल्स को शो करता है।